फोर्थ वन इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर में पॉइंट ए लिखेंगे। इट इज द पॉइंट, it is the point of intersection of all perpendicular bisectors। मतलब ये बोल रहे हैं ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे हम देख रहे हैं कि कोई ट्राइंगल ए बी सी है ये, ठीक है। अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम बात करते हैं तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। जनरली हम इसे वो से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, तो इस बात को लिख लें। जनरली it is denoted by O, है ना। एंड सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा? सिग्मा x1 sin 2a बाय सिग्मा sin 2a कॉमा सिग्मा y1 sin 2a अपॉन सिग्मा sin 2a। एक्सपेंडेड फॉर्म तुम लिख सकते हो x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2a प्लस sin 2c, सिमिलर फॉर y, ठीक है। बट ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिख रहे हैं इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, है ना। क्वेश्चंस करने में, हम कैसे सर्कमसेंटर फाइंड करते हैं वो इसको वो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे बट while solving question but while solving question we use distance formula or solve any two perpendicular bisectors for finding circumcenter। और वो क्या बोल रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें मान लो क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई फाइंड करो सर्कमसेंटर, तो हम इन कोऑर्डिनेट का यूज नहीं करेंगे जो मैंने जनरल मतलब मैंने लिख दिए हैं पॉइंट बी में। हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं या तो हम किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का, या फिर हम पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करेंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में क्या है ना, डिस्टेंस फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं इस बात को मैं लिख लेता हूँ, ठीक। इस बात को पहले मैं लिख लेता हूँ कि पॉइंट डी में लिखेंगे ऑल्सो इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल passing through all three vertices of a triangle, राइट। जैसे एक अगर फिगर बनाए, हमने क्या बोला बेटा कि एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों वर्टिसेस को टच करके एक सर्कल जा रहा है, उस सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब जैसे तुम जानते हो भैया कि अगर इसका सेंटर सर्कम सेंटर दैट इज ओ है, तो ए ओ बी ओ और सी ओ तो इक्वल होने वाला है ना। फ्रॉम फिगर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी।
तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा, है ना। चलिए, अच्छा इस बात को भी लिख लेते हैं कि हमेशा सर्कमसेंटर जो है ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि ट्राइंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर राइट एंगल है। तो सर्कमसेंटर may lie inside, outside or on the side of a triangle of the triangle according as triangle is acute, obtuse और right angled। ठीक है बेटा। अच्छा चलिए, एक पॉइंट और बनता है फिर तो। if triangle is right angled if triangle is right angled then circumcenter O lies at the midpoint of the hypotenuse। ठीक है बच्चे, तो मैं समझ आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला। बेटा मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एक सर्कल के अंदर, राइट। तुम तो क्लास 10th में, क्लास 9th में थ्योरम पढ़ के आए हो, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो AC अगर डायमीटर है तो एंगल ABC 90 डिग्री होगा। और हम तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो एंगल ABC है वो 90 डिग्री है, तभी तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ABC। तो बेटा अगर ऐसा है तो AC तो डायमीटर का काम कर ही रहा है ना। ये तो आप उस थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हैं। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वही तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, और वही एक्चुअली में सर्कल का क्या होगा, सेंटर भी होगा, विच इज सर्कम सेंटर। ठीक है, तो ये बातों बातों में हम प्रूफ हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, थोड़ी बातें बाद में करेंगे। फाइंड सर्कम सेंटर इफ triangle ABC triangle ABC oh sorry find circumcenter of triangle ABC if A is 3,2, B is 1,4 and C is 5,4। ठीक है बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पर। तो मान लिया कि ये ट्रायंगल है ABC ना, फिगर इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि थोड़ी फील आ जाए। और ये कहीं सर्कम सेंटर है वो, तो हम ये तो कह सकते हैं कि OB OC और OA रेडियस है सर्कल की, तो ये इक्वल होने वाले हैं। अच्छा जी, हमको वर्टिसेस गिवन है, तो ये आगे बताओ। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO होना चाहिए, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं AO स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर होगा, है ना भाई। बेटा यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि O के कोऑर्डिनेट्स थोड़ी देर के लिए H, K हैं, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दें हम। ये हो जाएगा बेटा H-3 होल स्क्वायर प्लस K-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H-1 होल स्क्वायर
प्लस के माइनस 4 होल स्क्वायर, एक्सपैंड करेंगे, ये आएगा एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। ठीक है साहब, एच स्क्वायर के स्क्वायर से ही एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया बेटा 4h माइनस 4k और ये हो गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, राइट। भाई 17 माइनस 13 प्लस का 4 बनेगा, और यू कैन राइट h माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, so इक्वेशन 1। ऑल्सो ao स्क्वायर इज इक्वल टू co स्क्वायर भी होगा, तो ये हो जाएगा बेटा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट है भाई। फिर से एक्सपैंड करते हैं इनको, एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h प्लस के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, राइट है। एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर, ये तो बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये मिलेगा हमें 4h माइनस प्लस का 4k, ठीक है। ये हो गया आपका 9 प्लस 4 13 और ये हो गया 25 प्लस 16 41। बेटा 41 में से 6 हम 13 निकालते हैं, ये 28 तो माइनस का 28 आ गया बेटा, इक्वल टू 0, और h प्लस के माइनस 7 इज इक्वल टू 0, बेटा ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अगर हम 1 प्लस 2 करते हैं तो k से k तो हो गया बेटा कैंसिल, ये मिल गया हमें 2h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब h तो आ गया 3, ठीक। अगर h3 आ गया तो 3 माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k तो आ गया 4, लॉस आउट, सरकम सेंटर आ गया है 3,4। तो इस तरीके से बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके सरकम सेंटर फाइंड कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो बात अगर सरकम सेंटर पे हो गई है तो अब हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर पे। फिफ्थ सेंटर दैट इज ऑर्थो सेंटर। इसमें पॉइंट ए लिखेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है साहब। क्या बोला है, फिगर बना के एक बार देख लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है ABC, हमने ये 3 ऑल्टीट्यूड डाले, एक्चुअली में ये तीनों ऑल्टीट्यूड जो है ना कॉन्करेंट होंगे किस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली हम इस ऑर्थो सेंटर को H से डिनोट कर देते हैं, तो इस बात को भी लिख लेते हैं, जनरली इट इज डिनोटेड बाय H, है ना, एंड H इज सिग्मा x1 tan A बाय सिग्मा tan A, कॉमा सिग्मा y1 tan A, कॉमा
सॉरी अपॉन सिग्मा 10a। क्या बोला बेटा मैंने कि भाई जनरली तो ये इसको h से डिनोट करते हैं और h के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ 10 ये लिखे जाते हैं, सिग्मा x1 10a बाय सिग्मा 10a एंड सिग्मा y1 10a बाय सिग्मा 10a। अरे यार इस तरीके से अगर हम ये फाइंड करने लगे ऑर्थो सेंटर तो मे बी टाइम कंज्यूमिंग हो, क्योंकि हमें एंगल वगैरह भी फाइंड करना होगा। तो हम इन प्रैक्टिस इसका यूज़ नहीं करते हैं, है ना, सिर्फ ये दिखाने के लिए है। तो इस बात को हम लिखेंगे कि वी फाइंड h by solving equation of any two altitudes, right। अगर हम इक्वेशन हमारे पास अगर ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन है तो उनको सॉल्व करने से हमें अर्थ सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे या कैसे पहले फाइंड करेंगे ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन, वो हमें भी सीखना है, उसको सीखेंगे, बट पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। सो पॉइंट डी इज इट मे lie inside, outside or on the side of a triangle according as triangle is acute, obtuse और राइट एंगल। ठीक है, अगर बेटा ट्राइंगल राइट एंगल्ड है तो वो साइड पर लाई करेगा ट्राइंगल की ऑर्थो सेंटर। अगर एक्यूट है तो वो इनसाइड होगा ट्राइंगल की, और अगर वो ऑब्ट्यूस है तो ऑर्थो सेंटर आउटसाइड होगा। ठीक, अच्छा पॉइंट ई में बात करते हैं। इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल then it lies at the vertex of right angle। देखो यार ये तो कितना आसान हो गया, अगर हमें ये पता लग जाए कि भाई ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जहां पर राइट एंगल बन रहा है जिस वर्टेक्स पे वही ऑर्थो सेंटर भी होगा, राइट। वेरी गुड। जैसे पिक्चर में ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये क्या होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा। ओके, अच्छा चलिए, तो अगर मान लो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं हुआ, देन हम ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे हेडिंग फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and having slope m। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनती है बेटा, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, जो किसी पॉइंट ए से पास करे, जैसे कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है, और उस लाइन का स्लोप हमें m गिवन है। क्या गिवन है, m। एक्चुअली में स्लोप तुमने कहीं ये टर्म से वाकिफ हो गए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि स्लोप एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम उस लाइन का इंक्लिनेशन देखें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ से, अगर ये थीटा है तो जो स्लोप होता है वो टेन थीटा होता है। आ रही बात समझ में। तो हमें क्या पता है उस लाइन के लिए जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, और उस लाइन का स्लोप अगर हमारे पास है
देन हम उसकी इक्वेशन ऐसे लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन, राइट? ओके, चलिए बेटा, अब पॉइंट टू, जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a 1 comma 2 and having slope 3, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन, ठीक है? और अगर हम इसे और आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस थ्री राइट हैंड साइड में, और यू कैन राइट 3x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a x1 y1 and b x2 y2। यहाँ पे बेटा एक लाइन है जो दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है? हमें उसने स्लोप तो नहीं दिया, बट हाँ उसने दो पॉइंट दे दिए। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, वैसे तो स्लोप लिखा जाता बट स्लोप की जगह हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? एक्चुअली में यही स्लोप बनता है, क्या बनता है, यही स्लोप बनता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। चलिए, तो जैसे हमने इक्वेशन लिख दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3, 4, राइट? तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है बच्चे? हो जाएगा y माइनस टू इज इक्वल टू 4 माइनस टू 2 एंड 3 माइनस वन 2, तो 2 बाई 2 इज 1, तो ये क्या बचा, y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, राइट? और यू कैन राइट x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपको बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। थर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a x1 y1 and parallel to the line having slope m, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स। अरे सर ये तो जो आपने पॉइंट वन के अंदर लिखा था वैसी तरीके से आपने पॉइंट थ्री में बता दिया। हाँ बेटा, एक्चुअली में क्या होता है ना, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप सेम होता है। मान लीजिए ये दो लाइन है, एक लाइन जो ऊपर वाली है वो पॉइंट ए से पास करी एक्स वन वाई वन, और जो नीचे लाइन है उसका स्लोप एम है ना? तो अगर लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप भी ना एम ही हो जाएगा, राइट? तो इस बात को हम यहाँ लिख दे जाए कि पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, ओके? अच्छा जी,
0.4 equation of line passing through a x1 y1 and perpendicular to the line having slope m मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन की जो पॉइंट ए x1 y1 से पास कर रही है और गिवन लाइन जिसका स्लोप m है उसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो देखिए जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन, भाई हमें स्लोप की जरूरत है ना, तो अगर उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m है तो उसका स्लोप हो जाएगा -1/m, तो -1/m टाइम्स x माइनस x1। रीजन बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज टू परपेंडिकुलर लाइंस, या ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स और टू परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो अगर मैं m1 की बात करूँ तो m1 इज नथिंग बट -1/m2 आएगा, नहीं निकल के आएगा। तो उसी मतलब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही मैंने क्या बोल दिया कि अगर गिवन लाइन का स्लोप m है तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप -1/m हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो यहाँ पे m डैश इंटू एम इज इक्वल टू -1 होगा, तो m डैश मेरे को -1/m दिखेगा। यस, चलिए, तो अब जो है हम कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे बोल दिया उसने कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2,7 and perpendicular to the line joining 1,2 and 3,4। देखो ये एक इक्वेशन, मतलब एक लाइन ये है जो 2,7 से पास कर रही है, और ये किसके परपेंडिकुलर है, एक उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो 1,2 और 3,4 से पास कर रही है। ठीक है, अब बात हो रही थी इससे पहले कि भाई अगर स्लोप हमें पता है परपेंडिकुलर लाइन का तो काम निकल जाएगा। अब उसने डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया बट उसने ये बोल दिया है कि वो लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो बेटा अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो हम उसका स्लोप तो बता सकते हैं ना, है ना? तो कैसे लिखते हैं? सो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये बात हमारी हो चुकी है, मीन्स y4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसका स्लोप आ गया बेटा क्या, 4/3/2, राइट? तो फिर इसका स्लोप क्या आएगा, अगर इसका स्लोप 3/2 आ गया तो इसका स्लोप आ गया बेटा -2/3। ओके, तो फिर आगे चलें। अच्छा सॉरी, 4/4 -2 और 3 -1, हो गई। तो ये हो गया 4 -2 अपॉन 3 -2, दैट इज 1। तो इसका स्लोप आ गया बेटा -1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखते हैं y माइनस
y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x। ठीक, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन y minus 7 is equal to minus x plus 2, or you can write x plus y minus 9 is equal to 0। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और लिखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2,7 and perpendicular to the line 3x plus y is equal to 2। ठीक, तो सपोज करो ये लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये लाइन है जो परपेंडिकुलर है वो किससे पास करिए 2,7 से। तो बेटा मुझे तो स्लोप चाहिए होता है, काम बहुत इजी हो जाता है अगर स्लोप पता है तो बेटा मैं तुमको बता दूं कि अगर कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो उसका जो स्लोप होगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 1, तो इसका स्लोप हो जाएगा -3, तो इसका स्लोप आ जाएगा 1/3। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखते हैं यहाँ पे y minus 7 is equal to 1/3 into x minus 2। ओके, यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं कि स्लोप ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 is minus times coefficient of x upon coefficient of y। ठीक, चलिए इक्वेशन लिखा बेटा हमने। अब हमें ये तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिखा फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ पॉइंट 1,1 4,4 एंड 3,6। ठीक है बच्चे, एक ट्राइंगल है ABC जिसका पॉइंट है 1,1 4,4 और 3,6। तो मैंने क्या बोला है कि ऑर्थो सेंटर हमें फाइंड करना है तो कोई भी दो ऑल्टीट्यूड हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो पहले मतलब ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन तो होनी चाहिए हमारे पास। तो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन मतलब AD और BE की इक्वेशन। हम जानते हैं कि AD BC के परपेंडिकुलर है और BE AC के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं BC के स्लोप की बात करूं तो क्या मिलेगा मेरे को 6 - 4 अपॉन 3 - 4 मतलब -2। ठीक है बेटा, -2 मिलेगा। तो अगर इसका स्लोप -2 है तो स्लोप ऑफ AD 1/2 दिखेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD क्या दिखेगा, ए से पास कर रहा है तो y minus 1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x minus 1। तो कितना हो गया बेटा 2y minus 2 इज इक्वल टू x minus 1। तो ये हो क्या गया x minus 2y plus 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से स्लोप ऑफ AC की अगर हम बात करें ये हो जाएगा बेटा 6 - 1 अपॉन 3 - 1 मतलब 5/2। अगर AC का स्लोप 5/2 है तो स्लोप ऑफ BE क्या होगा -2/5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BE क्या बनेगा, पॉइंट B से पास करा है तो y - 4 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स
x माइनस 4। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5y माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, और यू कैन राइट 2x प्लस 5y माइनस 28 इज इक्वल टू 0. So this is equation 2. ओके, तो अगर मैं 1 की 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड को माइनस कर दूँ, मीन्स 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 5y माइनस 28 इज इक्वल टू 0. बेटा अगर मैं माइनस माइनस प्लस इस तरीके से लिखूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, माइनस 9y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू 10/3 आ गया बच्चे. बेटा y 10/3 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, 28 माइनस 5 इंटू 10/3. ठीक है, तो यहाँ से बेटा x आ गया कितना, 14 माइनस 25/3. ठीक है, 14 थी जो 42, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 17/3 x ईयर. ठीक है, तो बेटा ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे मिल गए. क्या क्या मिल गए, 17/3 10/3. इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं ऑल्टीट्यूड को, और इस तरीके से हमारे पास ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, है ना. कोई बहुत टफ काम नहीं है, राइट. चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड. क्वेश्चन इज फाइंड ऑर्थो सेंटर, फाइंड ऑर्थो सेंटर of a triangle made by the points P 2 comma root 3 minus 1/2, Q 1/2 comma minus 1/2, and R 2 comma minus 1/2. ठीक है, अब तुम्हें पॉइंट तो उसने दे दिए और मैंने बोला ऑर्थो सेंटर फाइंड करो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हाँ सर ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड करूंगा और उन दोनों को सॉल्व करूंगा, वो आ जाए. बट तुम एक बार ये भी नोटिस कर रहे हो कि यार कितने गंदे कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना. तो जब कोऑर्डिनेट्स गंदे हैं तो कोई और तरीका हो सकता है ना. बच्चा ये भी सोचता है कि यार क्या कोई और तरीका भी हो सकता है क्या, अगर कोऑर्डिनेट्स थोड़े से अजीब हैं. अच्छा, हमने क्या बोला था कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी जो वर्टेक्स होगी जहाँ राइट एंगल बन रहा है वही ऑर्थो सेंटर भी होगा, है ना. तो वहाँ तुम्हारा ना एक बारी दिमाग ज़रूर जाएगा कि कहीं यहाँ ट्रायंगल राइट एंगल तो नहीं है, ऐसे ही है ना, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं. तो मैंने ना इस बात को दिमाग में रखते हुए एक बारी प्लॉट करने की कोशिश की, जो पॉइंट्स गिवन है ना, प्लॉट करने की कोशिश की. तो जैसे मैं पॉइंट पी को देख रहा हूँ तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 2 कॉमा रूट 3 माइनस 1/2. रूट 3 माइनस 1/2 भी पॉजिटिव है, कहीं यहाँ हो गया पी. 2 कॉमा रूट 3 माइनस 1/2. अगर क्यू की बात करूँ तो क्यू इज हाफ कॉमा माइनस हाफ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हाफ कॉमा माइनस हाफ मतलब क्यू कहीं यहाँ होगा, हाफ कॉमा माइनस हाफ, राइट. और आर, आर जो होगा बच्चे वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 2 कॉमा माइनस हाफ, 2 कॉमा माइनस हाफ. अच्छा, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं बेटा क्यू आर पी आर और पी क्यू को, तो समझ आ गया खेल. सर खेल तो बिल्कुल समझ आ गया, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. अरे बेटा अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो जो आर है वही ऑर्थो सेंटर है, क्योंकि आर पर ही तो राइट एंगल बन रहा है. इसका मतलब फिगर को देखते ही समझ आ गया, है ना. लिखते हैं इस बात को, फ्रॉम फिगर ऑर्थो सेंटर इज आर एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 कॉमा माइनस हाफ. तो हमने एक बेटा बहुत ही काम की चीज यहाँ पे नोटिस की, है ना, और उस चीज को हम लिखेंगे भी कि अगर
दो कोऑर्डिनेट्स सॉरी दो पॉइंट या दो वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, है ना, और दो वर्टिसेस के वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, तो पक्का बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और जो राइट एंगल वाली वर्टेक्स होगी वो एक्चुअली में कॉमन वर्टेक्स होगी। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स इसको बोल रहा हूँ मैं, आर को बोल रहा हूँ, क्योंकि आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्चुअली में कॉमन है ना। एक्स कोऑर्डिनेट पी के साथ कॉमन हो गया और वाई कोऑर्डिनेट क्यू के साथ कॉमन हो गया, है ना। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि इफ टू वर्टिसेस हैव एक्स कोऑर्डिनेट सेम, एक्स कोऑर्डिनेट सेम and two vertices have y coordinate same, then triangle is right angled, triangle is right angled triangle, and right angle is the vertex where common coordinates are found, where common coordinates are found। ठीक है बेटा, समझ गए होगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन तो हो गया बेटा सॉल्व। अब कुछ पॉइंट हैं नोट में डाल देते हैं। पॉइंट 1, in an equilateral triangle, in an equilateral triangle, circumcenter, centroid, orthocenter and incenter lie at the same point, lie at the same point। ठीक बच्चे, बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तुम्हारा सेंट्रोइड होता है वही तुम्हारा सर्कमसेंटर होता है, वही तुम्हारा ऑर्थोसेंटर होता है, वही इंसेंटर होता है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल circumcenter, centroid, orthocenter and incenter are collinear। एक ही लाइन पे बेटा लाई करते हैं चारों पॉइंट, है ना। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल H, G and O means orthocenter, centroid and circumcenter are always collinear and G divides the line segment HO in the ratio 2:1। ठीक है बच्चे, मीन्स ये बोल रहा हूँ मैं कि एच जी ओ ये ऑलवेज कोलिनियर होंगे और जी एच ओ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1 के। एंड पॉइंट नंबर 4 इज, अगर ये ट्राइंगल को जिस तरीके से गिवन है तुमको, ठीक है, ए बी सी कि उस पर पॉइंट को जिस तरीके से लाई कर रहे हैं पी क्यू आर,
कि वो m/n में AB को, m/n में BC को और m/n में CA को डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट PQR, देन जो सेंट्रॉइड होगा ABC का वो सेंट्रॉइड PQR के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट 4 जो है नोट में डालेंगे हम। ठीक है, इस एस सच इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो नोट जिस तरीके से लिखे हैं बस तुम भी इस तरीके से कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन में कहीं यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें पॉइंट 3 तो काफ़ी यूज़ होता है। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।